ग्लोबल हीट मैप के 17वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ये पेशकश यूएसआई ऑफ इंडिया की तरफ से है, जिसमें हम पिछले हफ्ते के इंटरनेशनल और सामरिक विषयों के ऊपर बात करते हैं, उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कॉम्पिटिशन में अपीयर हो रहे हैं, ताकि वो अपने आप को अपडेट कर पाएँ इन विषयों से। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप के पहले हफ्ते में जो डिसीजन उन्होंने लिए हैं, उससे पूरे विश्व में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चीन में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में उसका विश्लेषण किया जाएगा। इज़राइल हमास वॉर और रशिया यूक्रेन वॉर में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, उनका विश्लेषण करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे अभी 26 जनवरी को। उनसे इंडोनेशिया से हमारे क्या ऐसे रिश्ते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और अफ्रीका में जो गड़बड़ चल रही है, उसके बारे में बात की जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इलेक्शन में जितने भी प्रॉमिस किए थे, पिछले एक हफ्ते में कोशिश ये की है कि वो हर चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लें, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉमिस थे या इंटरनेशनल जो भी उन्होंने बातचीत करनी चाहिए थी और कोशिश की थी। ऐसा माना जा रहा है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज़ जो हैं उनके, उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ हरकत हो जाएगी, क्योंकि जब भी उन्होंने बोला था कुछ, जो भी बढ़-चढ़ के भी अगर बोला था, तो कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर होगा। मिसाल के तौर पे जो इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, उसमें उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर की, अपनी फ़ौज भी लगाई बॉर्डर के ऊपर। उसी के साथ-साथ कुछ 1-2 हवाई जहाज़ भेजे हैं, जो डिपोर्ट भी करे हैं, उन्होंने वहाँ से भेजे हैं इल्लीगल माइग्रेंट्स को। स्पेशल पावर भी मिलिट्री पुलिस वालों को दी है माइग्रेंट्स को खोजने के लिए। तो ऐसा लगता है कि हालाँकि 1 मिलियन से ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी लॉजिस्टिक एक्सरसाइज़ है। तो चाहे सारे ना भी जा पाएँ, लेकिन काफ़ी माइग्रेंट्स जाएँगे और कम से कम इस डर से और ज़्यादा माइग्रेंट्स, इल्लीगल माइग्रेंट्स अमेरिका में शायद ना आएँ। तो ये एक अच्छा कदम अमेरिका के लिए है, जो कि माना जा रहा है कि उनको शायद फ़ायदा होगा। उसी मुताबिक बाकी देशों ने भी और बाकी देशों के ऊपर भी इम्प्लीकेशंस हैं, और कई देशों ने इसको सही तरीके से लिया है। जैसे कि भारत ने भी ये कहा है कि जो भी इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं और जो प्रमाणित हो जाता है कि वो इंडियन हैं, तो उनको हम लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही चीन ने भी कुछ ऐसा ही वक्तव्य दिया है और कुछ लोग जो नहीं लेना चाह रहे थे, उनके ऊपर कुछ थोड़ा उन्होंने धमकी भी दी है, तो उसके ऊपर फिर वो अब लेना शुरू हो गया है, जैसे कि कोलंबिया का केस था। और भी कई उन्होंने पहले ही दिन कई सारे ऑर्डर साइन किए थे। ज़रूरी नहीं कि सारे इम्प्लीमेंट हो जाएँ, क्योंकि कई कोर्ट में भी चैलेंज हो सकते हैं। जैसे कि जो उन्होंने सिटीज़नशिप, जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी कैंसल की थी। तो वो अभी कोर्ट में चैलेंज हो गया है। तो कुछ चीज़ें जो रिफ़ॉर्म्स हैं, वो शायद हो पाएँ, कुछ वो शायद चैलेंज हो जाएँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ज़रूर अपनी जनता को दिखा दिया है कि भई जो कुछ मैंने बोला था, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ एक्शन लेने की। जहाँ तक बाहर की दुनिया का सवाल है, उनका ये कहना था कि भई मैं लड़ाइयाँ बंद कराना चाहता हूँ। अगर उसको सामरिक तौर पे देखें तो बात भी सही है, क्योंकि अगर पिछले 1 दशक को देखा जाए, तो उसके अंदर अमेरिका ने काफ़ी सारा पैसा और अपना एफ़र्ट वेस्ट किया है बाहर की लड़ाइयों में, और उससे जो है अमेरिका की इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना चीन कर पाया है। क्योंकि चीन ने क्या करा है कि चीन किसी भी लड़ाई में फ़ालतू इन्वॉल्व नहीं है और पूरा का पूरा ध्यान उन्होंने अपने कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर रखा है। तो उस कारण से चीन की इकोनॉमी भी काफ़ी बड़ी है, उसका ट्रेड जो है, ट्रेड सरप्लस सबसे ज़्यादा है। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर चीन से मुकाबला करना है और चीन हमसे आगे ना निकल जाए, तो हमें बाहर के कमिटमेंट कम करने पड़ेंगे और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके हम चीन का मुकाबला कर पाएँगे। तो ये जो बार-बार प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लड़ाइयाँ बंद करवाना चाहता हूँ, तो उसके पीछे एक ये भी कारण हो सकता है। अब जैसे कि उन्होंने कुछ बढ़-चढ़ के कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, जैसे पनामा कैनाल के बारे में बात करी थी, ग्रीनलैंड के बारे में बात करी थी और कनाडा को कह दिया था कि ये हमारा एक स्टेट है, और उसको स्टेट बन जाना चाहिए। अब तीनों ही देशों ने इसको अपोज़ किया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप की नीति है, वो एक डील की तरह है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है उसके बारे में बात करो और उसके बाद फिर डील को एडजस्ट करना शुरू करो।
तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी आसानी से ग्रीनलैंड या कनाडा ये बात उनकी जो है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि पनामा में जो कंसेशन अमेरिका को चाहिए वो ले लेगा। ग्रीनलैंड में उसकी मिलिट्री पोस्ट तो ऑलरेडी है, हो सकता है और ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉय हो जाए, और ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज में जाहिर है कि वहाँ पे जो 75,000 लोग हैं, उनके साथ समझौता करके वो और ज़्यादा वहाँ पर जो उनके मिनरल रिसोर्स हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दे, तो ऐसा हो सकता है। उसी मुताबिक कनाडा से भी काफ़ी कंसेशन वो इस बारे में ले पाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। अभी उनकी अगर फॉरेन पॉलिसी को देखें तो वो हर चीज़ में टैरिफ और सैंक्शन की धमकी दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी मुझे चाहिए वो मैं इन दो चीज़ों के ज़रिए से निकालूं। तो ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने बोला था कि लड़ाई में रशिया यूक्रेन वॉर पहले दिन बंद करा दूंगा, और उसके बाद ये धमकी भी दे दी थी पुतिन को कि अगर ये नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आते हैं तो मैं और ज़्यादा सैंक्शन लगा दूंगा। मुझे नहीं लगता कि रूस को कुछ इस बारे में ध्यान आया है और उन्होंने कोई एक्शन लिया है। लड़ाई उसी मुताबिक जारी है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को भी लग रहा है कि इतना आसान नहीं है। उसी मुताबिक जो हमस वाली जो लड़ाई है इजराइल हमस की, उसमें ज़रूर नेतन्याहू ने थोड़ा सा एकोमोडेशन किया कि सीज़ फायर एक दिन पहले करा दिया, लेकिन सीज़ फायर भी वो उसके बारे में हम थोड़ा अभी और डिटेल में बात करेंगे। अभी यूएस ने, जैसे कि मैंने बताया कि अगर अपने कमिटमेंट कम करने हैं तो उसने जो अभी फॉरेन एड प्रोग्राम था उसको भी कम किया है। अब उसमें बांग्लादेश में जो पैसे आते थे अभी शायद नहीं आएंगे, तो मोहम्मद यूनिस को सोचना पड़ेगा इस बारे में। उसी मुताबिक लेकिन इज़राइल का जो एड है वो बंद नहीं की है, इजिप्ट की एड बंद नहीं की है, और अफ़गानिस्तान वाले जिनको प्रॉमिस किया गया था स्पेशल वीज़ा, वो भी शायद अभी अभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो अभी अगर हम बात करें जो इनका प्रतिद्वंदी है चाइना का, तो चाइना ने काफ़ी तेज़ गति से डेवलपमेंट शुरू किए हैं। अभी हाल ही में ऐसा माना गया है कि अगर 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो अमेरिका पहले तकरीबन 60 में आगे था और उसका कोई मुकाबला नहीं था 60 में। अभी उन 64 टेक्नोलॉजी में 57 टेक्नोलॉजीज़ में चीन आगे निकल गया है, और अमेरिका सिर्फ 5 या 6 टेक्नोलॉजीज़ में आगे है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीन जो है वो काफ़ी तेज़ी गति से डेवलपमेंट कर रहा है। उसी मुताबिक अगर ट्रेड इम्बैलेंस को देखा जाए तो चीन ने इस साल सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड किया है, जो कि 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और इसी मुताबिक जो अमेरिका से भी उसके पास बहुत ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका को उस तरफ भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी इसीलिए वो टैरिफ की बात करते हैं, तो शुरू में उन्होंने बोला जी चीन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन जब जैसे जैसे रियलिटी सामने नज़र आ रही है और उनको नज़र आ रहा है कि क्या डिपेंडेंसी है उनकी अब चीन के ऊपर, तो अब जो है वो उनके सुर भी थोड़े से बदले हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो अब टैरिफ की बात कम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेड वॉर है हालांकि चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है, कंपटीशन भी चलेगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको चीन से डील करने में कुछ दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। चीन ने अभी हाल ही में एक जो डीप सीक निकाला है, और वो उसने सभी जो अमेरिका ने जितने एआई के मॉडल निकाले थे उन सबको काफ़ी मुसीबत में डाल दिया है। नवीडा जिसने एक एआई मॉडल निकाला था, उसको 560 बिलियन का नुकसान हुआ है एक ही दिन के अंदर, क्योंकि चीन का जो एआई एप्लीकेशन है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। उसी मुताबिक जो चीन की बाकी जो मिलिट्री की तरफ से जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। जिस स्पीड से वो नेवी के जहाज़ बना रहा है, ऑलरेडी उसकी जो जहाज़ की तादाद है वो अमेरिका से ज़्यादा निकल गई है, तो अमेरिका को इस बारे में सोचना पड़ेगा। भारत और चीन के संबंध थोड़े बेहतर हुए हैं। पहले जो एनएसए हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव गए थे, जो अजित डोभाल चाइना, और काफ़ी चीज़ों के ऊपर उस समय सहमति हुई थी। उसी सहमति को इस हफ्ते जो फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं वो उसमें उसके ऊपर और आगे बातचीत बढ़ी है। जो डैम वहाँ बन रहा था उसके बीच में हाइड्रो डाटा के बारे में बातचीत चल रही थी, तो ये अभी एग्री ये हो गया है समझौता कि चीन जो है भारत को हाइड्रोलॉजिकल डाटा देता रहेगा। उसी मुताबिक डायरेक्ट फ़्लाइट की मांग थी चीन की, वो अभी शुरू हो जाएगी। भारत की मांग थी कि मानसरोवर यात्रा शुरू होनी चाहिए, वो अब शुरू होने वाली है। दोनों देश चाह रहे हैं कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो
और आप लोग एक दूसरे देश में जाएं और इन्वेस्ट भी करें। उसी मुताबिक जो जब अजीत डोभाल गए थे चीन में, तो बॉर्डर के ऊपर जो भी बायलैटरल मैकेनिज्म्स को शुरू करने की बातचीत थी, वो अभी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इज़राइल हमस लड़ाई में अगर हम देखें तो पहला फेज़ सीज़ फायर का अभी शुरू हो गया है, और उस पहले फेज़ में अभी तक 7 हमस के जो प्रिजनर्स थे, जो होस्टेज थे, वो उनको छोड़ दिया गया है। उसी मुताबिक उसी के जो से एग्री किया गया था, उस पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स भी उसी के साथ-साथ छोड़े गए हैं। अभी इस हफ्ते 6 और होस्टेज छोड़े जाएँगे। उसी के साथ-साथ अभी नॉर्दर्न गाज़ा में भी बीच में अड़चन आई थी। अब नॉर्दर्न गाज़ा में जो गाज़ा के लोग हैं वो जा रहे हैं, और अगर आप देखें तो ये एडजस्टमेंट के तौर पे, और इस सीज़ फायर को एक तरीके से थोड़ा नाजुक सीज़ फायर कहा जाएगा, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है। अभी हालाँकि सीज़ फायर एक जगह गाज़ा में तो कर दिया, लेकिन साथ ही साथ इज़राइल ने लड़ाई शुरू कर दी वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में भी जेनिन जो रिफ्यूजी कैंप है उसके ऊपर हमला हुआ, और रेड हुई, और वहाँ पे लोग भी मारे गए। उसी के साथ-साथ साउथ लेबनान से पिछले संडे तक इज़राइली सोल्जर्स को बाहर निकलना था, वो नहीं हुआ, और बल्कि वहाँ पर भी छोटी-मोटी रेड्स चलती रही हैं, और 22 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं उसके बाद, सीज़ फायर होने के बाद। अब उसी मुता तो ये डेडलाइन जो थी सीज़ फायर की, वो भी अभी एक्सटेंड हो गई है, और उसको भी मंजूरी मिल गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इज़राइल इतनी जल्दी वहाँ से निकलने वाला नहीं है, और इज़राइल ने किसी न किसी तरीके से लड़ाई जारी रखी है, क्योंकि नेतन्याहू के जो कैबिनेट में लोग थे वो चाह रहे थे कि लड़ाई चलती रहनी चाहिए, तो उनको भी उसने खुश किया है और एक सीज़ फायर कर दिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की भी उन्होंने बात रख ली है, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से वो अपने और ज़्यादा चीज़ें ले पाएंगे। मदद उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा उनको मिलने वाली है, क्योंकि जो 2000 पाउंड के बम बंद हो गए थे, उसके ऊपर भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी उनको फिर बहाल कर दिया है। वो उनको मिलेंगे, इज़राइल को उनकी एड भी जारी रहेगी, और साथ-साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेतन्याहू चाह रहे थे, एक तरीके से ग्रेटर इज़राइल की बात ये लोग करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये बोला कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, वो वहाँ से चले जाने चाहिए, और उनको जॉर्डन और इजिप्ट ले ले। हालाँकि दोनों ने इस बात को नहीं माना है, और ना ही किसी हालत में वो उसको मानेंगे, क्योंकि उनके अपने सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर पैलेस्टीनियंस को वो लेते हैं, तो एक तो पैलेस्टीनियंस जो लैंड है हमेशा छिन जाएगी, और दूसरे उससे ज़्यादा उनको चिंता इस बात की है कि उसमें टेररिस्ट भी आ जाएँगे, और उनके यहाँ गड़बड़ पैदा करना शुरू कर देंगे। तो वो इसीलिए उनको नहीं लेना चाहेंगे। इसी के साथ-साथ अभी ये भी देखने में आया है कि लेबनान में अमेरिका वर्ल्ड की सबसे सेकंड लार्जेस्ट एम्बेसी बना रहा है। हालाँकि लेबनान छोटा-सा देश है, इतनी बड़ी एम्बेसी का और कोई कारण समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो एक बड़ा पोस्ट के तौर पे बनेगा, CIA हेडक्वार्टर के तौर पे बनेगा, जहाँ से अमेरिका शायद पूरे मिडल ईस्ट को डोमिनेट करे, और उस हालत में इज़राइल की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इज़राइल ने ऑलरेडी गोलन हाइट्स के ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ है, सीरिया के ऊपर भी, सीरिया में भी अभी थोड़ा और ज़मीन भी इज़राइल ने हथिया ली है, सिक्योरिटी का वास्ता करते हुए। जहाँ तक रशिया यूक्रेन वॉर का सवाल है, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि भाई मैं पुतिन से बात करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन अभी तक जो रूस की तरफ से कहना ये है कि ऐसा हमें कोई सिग्नल नहीं मिला है कि और कोई बातचीत अरेंज नहीं हुई है। हालांकि बातचीत हम भी करना चाहते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रशिया पूरे जोर से आगे बढ़ रहा है, और जो यूक्रेन के जो फ्रंट लाइन है वो कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है हर जगह पर। अभी हाल ही में 2 और टाउनशिप इन्होंने कब्ज़ा करा था रशियंस ने, और अब जो पोक्रोव के आसपास तकरीबन सभी कुछ कब्ज़ा हो चुका है, और पोक्रोव के ऑल गिरने की हालत में है। तो ऐसे में ज़ेलेंस्की भी काफ़ी चिढ़े हुए हैं। उन्होंने अभी ये तीसरे कमांडर हैं जो पोक्रोव में लड़वा रहे थे। तीसरे कमांडर को उन्होंने अपने पद से हटा दिया है, और उनकी जगह फिर किसी और को लगाया है। तो इसका मतलब बौखलाहट है यूक्रेन की तरफ, और उनके जो सोल्जर्स हैं वो भी मैदान छोड़ के कुछ-कुछ भाग रहे हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के पड़ोस में बेलारूस है। बेलारूस में अभी जो प्रेसिडेंट थे लुकाशेंको, उनको वो फिर इलेक्ट हो गए हैं 7वीं टर्म के लिए, और
वो एक एलाई हैं प्रेसिडेंट पुतिन के। दोनों देशों के बीच में जो समझौता था और जो साँठ-गाँठ है और वो अभी वो चलती रहेगी। तो उससे जहाँ तक रशिया का सवाल है, जो इलेक्शन हुए हैं बेलारूस में, उससे रूस और बेलारूस की जो स्थिति है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो उनका नज़रिया है लड़ाई की तरफ, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए थे, 26 जनवरी में चीफ गेस्ट थे। इंडोनेशिया भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नेबर है, आसियान कंट्री है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में इंडोनेशिया में है। लेकिन भारत और सबसे नंबर 2 पर भारत आता है मुस्लिम पॉपुलेशन में और दोनों ही एक तरीके से सेक्युलर कंट्री का एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में भी अगर आप बाली जाएँ या किसी भी द्वीप में जाएँ और जहाँ कहीं भी हिंदू हैं, बड़े आराम से अपने रिलीजियस राइट्स परफॉर्म कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है और बल्कि बाली में जितने मंदिर हैं वो तो ऐसे उतने तो भारत में भी देखने को नहीं मिलेंगे। इंडोनेशिया G20 का भी हिस्सा है, G20 का मेंबर है, उसने हमसे पहले G20 ऑर्गेनाइज़ कराया था। उसी मुताबिक अभी इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है और भारत उसमें एग्री करता है। अभी ये जो बातचीत हुई है उसमें ये भी भारत ने बताया। दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। उसी मुताबिक अगर सामरिक दृष्टि से देखें तो जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में जितने भी चोक पॉइंट हैं, जैसे मलाका स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है, ये सब जो है वो और लोम्बोक स्ट्रेट है, ये सारे के सारे कंट्रोल करने के लिए भारत और इंडोनेशिया में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस पार्टनरशिप भी हमारी आगे बढ़ने वाली है और वो इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल लेने की तरफ अपनी इंटरेस्ट दिखाया है। उसका डेमोंस्ट्रेशन भी उनके प्रेसिडेंट को दिया गया था और दोनों ही देश जो हैं वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक साथ कोलैबोरेट भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी जैसे राफेल हवाई जहाज़ वो भी चला रहे हैं, सुखोई वो भी चला रहे हैं, तो काफ़ी इक्विपमेंट मैच करता है, जिसको रिपेयर करने के लिए एक साथ दोनों देश काम कर सकते हैं। टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन दोनों देशों के लिए एक मुद्दा है जिसमें कोऑपरेशन करने का काफ़ी स्कोप है दोनों देशों के बीच। अफ्रीका में एक ट्रेंड हो गया है कि मिलिट्री जो है वो अक्सर वहाँ पर डोमिनेट कर रही है कई कंट्रियों में। अभी कॉन्गो में जो रिबल्स हैं, M23 एक टेरर संगठन है, उसने क्लेम किया है कि उन्होंने गोमा को कैप्चर कर लिया है और उनको सपोर्ट कर रहे हैं रवांडा के आर्म्ड फोर्सेस। उसी मुताबिक सूडान में भी दिक्कत हो रही है। जो आर्मी थी उनकी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थे RSF, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। कई देशों से वेस्टर्न कंट्रीज़ को बाहर निकाला जा रहा है, जैसे फ्रांस से चाड में उन्होंने फ्रांस वालों को बाहर निकाल दिया और जितने भी बड़े देश हैं, चाहे रूस हो, चीन हो, अमेरिका हो, ये अपना इन्फ्लुएंस अफ्रीका में लेना चाहते हैं क्योंकि अफ्रीका में काफ़ी नेचुरल रिसोर्स भी हैं और यंग पॉपुलेशन भी है, तो अफ्रीका भी एक मेजर अट्रैक्शन बड़ी पावर्स के लिए आगे आने वाला है। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें थीं पिछले हफ्ते की जिसके ऊपर छोटा एनालिसिस हम लोगों ने किया आप लोगों के लिए और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते के इवेंट्स के साथ और उसके एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।